गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे मिश्रण से घटकों को अलग करना। आज हम बात करेंगे किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे अलग किया जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक गतिविधि दे रखी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीनी मिट्टी की प्याली लेंगे। इसमें 5 ग्राम जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, जो मिश्रण है, कॉपर सल्फेट के अंदर जो अशुद्धियाँ मिली हुई हैं उसका जो मिश्रण है उसे हम 5 ग्राम चीनी मिट्टी की प्याली में लेंगे। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, यानी कम से कम पानी के अंदर इसको घोल दें। अशुद्धियों को क्या कर लें, उसके बाद छान लें। जो संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से क्या करें, वाष्पीकृत कर दें। जल को क्या करना है, वाष्पीकृत करना है। तो इस तरह से जो क्रिस्टलीकरण विधि का जो प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। देखो, अगर हम फिटकरी की बात करें तो हम इस विधि द्वारा फिटकरी को भी अलग कर सकते हैं। अगर फिटकरी के अंदर जैसे मान लो जो कठोर टुकड़े हैं उनमें कुछ मिट्टी या कुछ धागे वगैरह रह जाते हैं तो उनको अच्छे से पानी में घोलें। पानी को फिटकरी में अच्छे से घोलने के बाद, यानी कम से कम मात्रा में घोलना, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद उसको छान लें जिससे कि ये मिट्टी वगैरह ये उससे अलग हो जाए। इसके बाद उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे और फिर एक धागा इसमें लगाकर हम क्या कर देंगे, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। आप देखोगे कि जो फिटकरी का जो लिक्विड था वो क्या हो जाता है, वो एक क्रिस्टल के बड़े टुकड़े के अंदर बदल जाता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और अगर उनमें कोई अशुद्धियाँ होती हैं तो उनमें क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने के लिए इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी मेन क्या होता है इसमें कि जो द्रव होता है उसमें जो मेन जो पदार्थ होता है उसे शुद्ध रूप में ठोस के रूप में शुद्ध रूप से अलग किया जाता है। अब अगर हम बात करें क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग की, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, तो सबसे पहला होता है समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने के अंदर। दूसरा, अशुद्ध जो नमूने से फिटकरी जो है उसे अलग करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला जो मिश्रण है वो है वायु वाला। हमने पढ़ लिया था वायु से घटकों को हम किस तरह से अलग करेंगे। अब हम बात करते हैं जल घर में पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है। देखो, आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जो पानी हम पीते हैं वो किस तरह से हम तक पहुंच रहा है, क्या वो शुद्ध हो रहा है। तो जो जल घर होते हैं वहाँ से पानी को फिल्टर किया जाता है। किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर का है ये जल का सोर्स है, भंडार है। यहाँ से पाइपों के द्वारा इनमें पानी आ रहा है। सबसे पहला जो टैंकर है इसको तलहट टैंक बोलते हैं। इसमें ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए, यानी यहाँ पे क्या होगा, जैसे पानी आएगा तो बड़े बड़े ठोस के कण है वो तो नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो है वो ऊपर से दूसरे जो भार टैंक है इसमें चला जाएगा। इसमें क्या होता है, निलंबित अशुद्धियाँ के लिए, तलहट के लिए, ठीक है, तो निलंबित अशुद्धियाँ होती है वो अलग कर ली जाती है। इसके बाद ये थर्ड टैंक में जाता है जिसे कहते हैं छानक टैंक। छानक टैंक में क्या होता है, जल, बारीक बालू, कंकड़, मोटे कंकड़, इस तरह से कई सारी परतें बनी होती हैं। जब पानी इसमें से गुजरता है तो बाकी जो अशुद्धियाँ होती है उसमें रह जाती हैं और जो जल होता है वो आगे चला जाता है। अब लास्ट आता है, लास्ट वाला जो टैंकर है 4th नंबर, इसमें क्या होता है, जैसे ही इसमें जल जाता है तो जल क्या होता है, उसमें अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। भारी अशुद्धियाँ जो होती हैं, कंकड़ वंकड़, वो तो पहले टैंक में अलग हो जाते हैं, दूसरे में निलंबित अशुद्धियाँ अलग हो जाती है और तीसरे में एक तरह से आप कह सकते हो कि पानी फिल्टर ही होता है। ये कई सारी परतें बनी हुई हैं, इन परतों से जब पानी गुजरता है तो उसमें से क्या होता है, फिल्टर होकर आगे जाता है। लास्ट टैंक में जैसे ही ये जाता है तो इसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीनीकरण यानी जो दवाई होती है उसमें डाल दी जाती है, जिसमें पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फिर इस पानी की सप्लाई जो होती है वो घरों में की जाती है। तो इस तरह से शहरों के अंदर जल की पीने योग्य जल की आपूर्ति है वो इसमें दर्शाई गई है। जल घर में अपने घर से प्राप्त होने वाले पेय जल के विभिन्न चरण जो हैं वो इसमें दे रखे हैं कि किस किस चरणों में सबसे पहले क्या जा रहा है। पहले टैंकर में जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, मोटे भारी कण होते हैं वो क्या हो रहे हैं, जल से अलग हो जाते हैं। फिर भार टैंक में जाता है, उसके बाद छानक टैंक में जाता है और 4th जो है, यहाँ जब इसमें पानी आता है तो ये बहुत फिल्टर हो चुका होता है, इसमें अशुद्धियाँ हट चुकी होती हैं। इसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए जो क्लोरीनीकरण किया जाता है जल का, तो इस तरह से जल को शुद्ध किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। ध्यान रखना, पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों ही क्या है, आपस में घुलनशील है। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो आपस में मिल जाते हैं।
अब इन्हें आप कैसे अलग करोगे? पेट्रोल और मिट्टी का जो तेल है इसके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल होता है। ध्यान रखना, मैंने आपको जो अंतराल बताया था आसवन और प्रभाजी आसवन, तो वो मैंने बताया था 25 केल्विन का। तो यहाँ पे हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेंगे। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताइए। दही से मक्खन कैसे पृथक करेंगे? अपकेंद्रण विधि द्वारा। समुद्री जल से नमक, अभी आपको बताया, वाष्पीकरण विधि भी इसमें काम में ली जाती है, क्रिस्टलीकरण विधि भी इसमें काम में ली जाती है। नमक और कपूर को कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ये सारी विधियां मैंने आपको पीछे की क्लासेस में पढ़ा दी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें मिली अशुद्धियों को अलग किया जाता है इस विधि के द्वारा। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका जो आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी तरह का बदलाव होना ही परिवर्तन है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, रंग में बदलाव हो सकता है, आकार में हो सकता है, आकृति में हो सकता है। तो बदलाव, किसी वस्तु में बदलाव होना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन। और परिवर्तन होते हैं दो तरह के, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव आ रहा है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उस तरह के ये जो बहुत परिवर्तन होता है इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जब किसी वस्तु के केवल भौतिक गुणों में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई सेब रखा हुआ है, उसे हमने काट दिया, तो परिवर्तन क्या हुआ कि जो सेब है उसका साइज़ है वो छोटा, 1 से 2 टुकड़े हो गए उसके, परिवर्तन तो हुआ। लेकिन क्या इससे सेब के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे सेब का कटना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को हमने तोड़ दिया, एक लकड़ी थी उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो इसमें क्या होगा? लकड़ी की लंबाई में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। तो जब किसी वस्तु के रंग में, उसकी कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवांक, क्वथनांक इत्यादि जो क्या होते हैं पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, इनमें जब बदलाव होता है तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो अगर किसी वस्तु में भौतिक परिवर्तन के साथ साथ अगर उसके रासायनिक गुणों में भी बदलाव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक चीज़ ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन जब होते हैं तो वस्तु के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, उसके रासायनिक या आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें पदार्थ के भौतिक गुण भी परिवर्तित होते हैं। अवस्थाओं का अंतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटक में बिना परिवर्तित किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। हम कहते हैं बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने ला के रूम में रख दिया तो वो पानी में बदल जाएगी, उसे गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगी। तो यहाँ पे अवस्था बदल रही है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, अवस्था बदल रही है। लेकिन जल का जो अणुसूत्र है H2O, वो बर्फ़ के रूप में भी H2O रहता है। अगर वो पानी है तो उसका अणुसूत्र H2O है, और अगर वो गैस में वाष्प में बदल गया तब भी उसका अणुसूत्र H2O रहा। उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जल का वाष्प में बदलना या जल का बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ का जल में बदलना, ये जो अवस्था परिवर्तन है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों ही द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक दोनों गुणधर्म दोनों के क्या हैं? अलग अलग है। इनकी गंध है, इनकी ज्वलनशीलता है, इनमें अंतर है। तो तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। देखो, अगर हम पानी और तेल की बात करते हैं तो दोनों के गुणों में ही काफ़ी फ़र्क है। तेल का ये रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जलना, अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे हमने क्या किया, एक कागज़ को जलाया, कागज़ का जलना, कागज़ जल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब ये कौन सा परिवर्तन है, हम कैसे पहचानेंगे? एक अगर हम कागज़ की बात करें, कागज़ को जलाने के बाद जो कागज़ की राख बनती है, क्या वो और कागज़, क्या दोनों के गुण समान हैं? बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। तो चाहे हम लकड़ी का जलना कहें, मोमबत्ती का जलना कहें, किसी भी चीज़ का जलना हो, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाता है तथा
हम नया पदार्थ पाते हैं। ध्यान रखना, जब भी किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है तो वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया को भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। कैसे? देखो, मोमबत्ती का जलना, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। कैसे हैं? जब मोमबत्ती जलती है तो जो उसके बीच में जो धागा लगा होता है वो जलता है, तो उस धागे की जलने की प्रक्रिया होगी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती की जो मोम होती है वो पिघल के नीचे की तरफ आती है और वो पिघली हुई मोम वापस द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो मोम का पिघलना तो हो गया भौतिक परिवर्तन, और जो मोमबत्ती का जो धागा है उसका जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में बांटना है। पेड़ों को काटना, अगर हम पेड़ को काट रहे हैं तो उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, देखो हमने क्या किया, मक्खन लिया और उसे एक बर्तन में रख दिया, अब वो उसमें पिघल गया, तो पिघलने के बाद और पिघलने से पहले क्या उसके गुणों में कोई फ़र्क आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, लोहा होता है एकदम नया और एक जंग होती है, दोनों के गुणों में फ़र्क होता है, अंतर होता है, तो ये लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? ये है रासायनिक परिवर्तन। जल का उबालकर वाष्प बनाना, अगर हम पानी है उसको उबालकर भाप में बदलेंगे तो भाप चाहे वाष्प हो चाहे जल हो, अणुसूत्र वही रहता है, जल के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का विघटित होना, जब भी पानी के अंदर हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो H2O, ये जल का सूत्र है, जैसे ही जल के अंदर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती हैं जल से, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पहले जल का अणुसूत्र H2O था और जैसे ही इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं, तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, पानी है, पानी के अंदर अगर हम नमक को घोलते हैं तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक या रासायनिक? ध्यान देना, पानी है, जल का अणुसूत्र H2O ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं उसमें नमक मिला देते हैं तो नमक मिलाने के बाद जल के जो गुण हैं वो समान रहते हैं, नमक है वो भी क्या रहता है? अलग रहता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज़ का जलना, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ जल रही है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, चाहे लकड़ी जले या कागज़ जले, ये रासायनिक परिवर्तन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ये क्वेश्चन मैं आपको आगे की वीडियो में कराऊंगी। तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो एक तो क्रिस्टलीकरण विधि पढ़ी, क्रिस्टलीकरण विधि के बाद हमने पढ़ा कि जो जलघर है उसमें जल की शुद्धिकरण कैसे करते हैं, इसके शुद्धिकरण का दे रखा है, और उसके बाद हमने पढ़े थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आज का जो हमारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हुए। आज का जो आपका होमवर्क है वो है जलघर में जल शुद्धि निकाय कैसे होता है, यानी आपको ये जो डायग्राम दे रखा है ये डायग्राम बनाना है, इसका एक्सप्लेन नहीं करना, खाली डायग्राम बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जलघर में जल शुद्धि निकाय तंत्र का चित्र बनाइए, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो जो क्रिस्टलीकरण विधि मैंने आपको बताई थी इसके जो 2 अनुप्रयोग हैं ये आपको लिखने हैं, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पृथक करने की सामान्य विधियाँ, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। दही से मक्खन को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, समुद्र जल से नमक को कैसे अलग करेंगे, और नमक को कपूर से कैसे अलग करेंगे, तो ये तीनों में आपको बताना है कि किस विधि द्वारा इन्हें पृथक किया जाता है। थैंक यू।